हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे आज से। डिजाइन ऑफ कॉलम, ठीक है। चौथी यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एटलीस्ट यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। हो सकता है 10 नंबर में आ जाए, कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी का भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही छोटी यूनिट है, कोई बड़ी यूनिट नहीं है, और बहुत आसान यूनिट है। तो मुझे लगता है कि इसे हर स्टूडेंट को इसे पढ़ना चाहिए, ये यूनिट जरूर तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ कॉलम, पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट होगा, जितना न्यूमेरिकल बनेगा, वो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले थ्योरी का पार्ट पढ़ते हैं। तो डिजाइन ऑफ कॉलम, कॉलम में जैसा कि एक शब्द आया कॉलम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलम्स कर देता हूँ। तो कॉलम्स में हम पढ़ेंगे कि पहले कॉलम होता क्या है, ठीक है। तो पहले कॉलम की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो कॉलम क्या है? कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर। कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर, ठीक है। टू एग्जर्टेड, जिसके ऊपर, टू एग्जर्टेड इन एक्सियल लोड। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जिसके ऊपर क्या आता है? एक्सियल लोड आता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम कॉलम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि कॉलम जिसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन होती है कितना? 3 LLD से। अब ये LLD क्या है? LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। LLD का मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जैसे कि ये एक हुई हमारे पास, ये एक कॉलम है। अब इस कॉलम में हमने इस डायमेंशन को कह दिया D और इस डायमेंशन को कह दिया B। तो इन दोनों डायमेंशन में सबसे छोटी वाली डायमेंशन कौन है? अगर ये 300 है, ये 400 है, तो छोटी वाली 300 हो गई। तो 300 क्या बनेगा? LLD बनेगा। तो वह कॉलम जिसकी लेंथ 3 LLD से बड़ी होती है तो उसे भी कॉलम कहा जाता है। अगर यही लेंथ 3 से छोटी है, यानी कि 3 से छोटी है, यानी कि लेंथ छोटी हो जाए 3 LLD से, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है पेडेस्टल। क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये पेडेस्टल की कहानी हो गई। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कॉलम, ठीक है। टाइप ऑफ कॉलम। तो पहला जो टाइप है अपने पास, अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर। तो शेप के आधार पर आपने कितने कॉलम देखा होगा? शेप के आधार पे हम जैसे पहला देखे हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखे हैं स्क्वायर कॉलम हो गया। तीसरा जो हम देखे हैं सर्कुलर कॉलम हो गया। चौथा जो हम देखे हैं वो पॉलीगोनल भी कहीं कहीं बनता है। चौथा अपने पास हो गया पॉलीगोनल। तो ये डिफरेंट प्रकार के शेप हैं जिसमें कॉलम के डिजाइन किया जाता है। ज्यादातर आपको स्क्वायर और सर्कुलर के डिजाइन करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर भी कहीं कहीं मिलता है। तो आपके सिलेबस में ज्यादातर डिजाइन जो है स्क्वायर और सर्कुलर कॉलम का, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ये शेप के आधार पर हो गया, ठीक है। शेप के आधार पर हम पढ़ लिए। दूसरा है जो हमारे पास कॉलम है, वो है बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट के आधार पर। बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, ठीक। अब रेनफोर्समेंट के आधार पर कॉलम कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान से इसको भी समझ लो, ठीक है। पहला जो कॉलम है वो टाई कॉलम, ठीक। पहला हो गया अपने पास टाई कॉलम। अब ये टाई कॉलम कौन सा है? टाई कॉलम का मतलब हो गया कि वह कॉलम जिसके रेनफोर्समेंट के चारों तरफ टाई बार, मेन बार के अलावा टाई बार से उसको बांध दिया गया है, ठीक है। टाई बार का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जिसे कहते हैं, ठीक। दूसरा हो गया अपने पास सर्कुलर या स्पाइरल कॉलम। स्पाइरल का मतलब ये होता है, जैसे ये मैं एक कॉलम बनाऊं तो इसके चारों तरफ रेनफोर्समेंट को इस तरह से स्पाइरल कर दिया गया है, तो इस तरह के कॉलम को स्पाइरल कॉलम बोला जाता है, ठीक है। तीसरा कॉलम हो गया, इन दोनों को कंबाइंड कर दो, टाई भी रख दो, स्पाइरल भी रख दो, तो उसे बोला जाता है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, ये बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट के आधार पर हो गया, ठीक। अब जो तीसरा टाइप आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर। बेस्ड ऑन
सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है यल इफेक्टिव डिवाइड बाई यल एल डी, ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो आप पढ़े आ रहे हो, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, बहुत सुना है, शो में भी बड़ा है, सार्ट कॉलम इसे बोला जाता है, सार्ट कॉलम। यानी कि जब भी यल बाई डी, अब मैं डी क्यों ले लिया, मैं सर्कुलर कॉलम ले लिया क्योंकि यल एल डी दोनों तरफ समान है, ठीक है। तो जब भी यल बाई डी का रेशियो जो है 12 से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, सार्ट कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो सार्ट कॉलम फेल करता है किसमें, ध्यान रखना, क्रस फेल्योर। इसमें किस प्रकार का फेल्योर देखने को मिलता है, क्रस का मतलब कहने का सार्ट है कॉलम, इसके ऊपर लोड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रस कर जाएगा, तो इसमें क्रस फेल्योर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ लॉन्ग कॉलम, जो लॉन्ग कॉलम होते हैं कि यल बाई डी का जो रेशियो होता है वो 12 से अधिक होता है, तो उसमें कैसा फेल्योर देखने को मिलता है, वो बकल कर जाएगा। भाई लंबाई है ज्यादा है कॉलम की तो क्या टेढ़ा हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है बकलिंग, बकलिंग फेल्योर, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे दिया हूं, तो ये टाइप में ही आएगा आपके, ठीक है। चौथा जो टाइप है अपने पास, ये भी पढ़ लो, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड, लोड के आधार पर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड, लोड के आधार पर भी पढ़ लो। तो पहला होता है एक्सियल, एक्सियली लोडेड कॉलम। इसका क्या मतलब है, एक्सियली लोडेड कॉलम का मतलब है कि ये कोई कॉलम है, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है इसके एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है, इसमें इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। अगर ये सेंटर पे ना आके कुछ हट के जनरेट होता तो इसमें क्या हो जाता है, एक्सियल उसको नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो इसके सेंटर पॉइंट पे लोड आ रहा है एग्जैक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सियली लोडेड कॉलम बोला जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कॉलम इसी में है, कॉलम विथ एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल लोड, कॉलम विथ एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल लोड। इसका क्या मतलब है, एक्सियल लोड मतलब एक्सियल लोड तो आ ही रहा है कॉलम में, उसके साथ साथ यूनी एक्सियल लोड भी आ रहा है कॉलम में। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोई कॉलम है, इसमें तो सेंटर पॉइंट पे जो लोड आ रहा है उसे आपने कह दिया कि एक्सियल है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट से कुछ हट के एक ही लोड एक ही तरफ आ रहा है, एक तरफ झुक रहा है और एक तरफ खींच रहा है, तो इस पैटर्न को बोला जाता है यूनी एक्सियल लोड। यानी कि इसमें पी भी है प्लस मोमेंट भी है, आपका पी प्लस यम मिला करके कॉलम की डिजाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी यम जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, यूनी एक्सियल, ठीक, ध्यान से समझना। तीसरा जो है हमारे पास कॉलम विथ एक्सियल एंड बाई एक्सियल बेंडिंग। अब ये बाई एक्सियल का क्या मतलब है, बाई एक्सियल का मतलब है कि जैसे कोई एक ये कॉलम है, इसके सेंटर पे तो लोड आ ही रहा है, ठीक है, ये हो गया एक्सियल। इसके बाद बाई एक्सियल का मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में कॉलम में अलग से लोड आ रहा है, इधर भी आ रहा है एक एक्स डायरेक्शन में और इधर भी आ रहा है वाई डायरेक्शन में। यानी कि अपने पास पी भी तो आ ही रहा है, प्लस यम एक्स भी आ रहा है और यम वाई भी आ रहा है। तो इस तरह के केसेस में स्टडी जब करते हैं तो उसे बोला जाता है बाई एक्सियल, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है एक्सियल। अब ये होता है इसलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग थ्योरी का आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि IAS 456 2000 में आपको सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IAS 456 2000। यहां से आपको जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो IAS 456 2000 में मेंशन है, ठीक। पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये हमेशा डिजाइन में काम आएगी जो ये चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक। तो पहली चीज है सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो। इस सिलेंडरनेस रेशियो को लेमडा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है लेमडा, वो होता है अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन LLD, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 60 से कम या बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि किसी भी कॉलम में जो सिलेंडरनेस
रेशियो लेमडा होता है उसकी वैल्यू आप डिजाइन कर रहे हो तो 60 से हमेशा कम आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? अनसपोर्टेड लेंथ तो एलएलडी का भाग देंगे तो हमेशा 60 या 60 से कम ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है आप मैक्सिमम में सेफ हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट है इसेंट्रिसिटी। दूसरा पार्ट अपने पास क्या है? इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या है? किसी भी कॉलम में, जैसे कोई एक कॉलम है तो सेंटर पॉइंट पे लोड ना लग के कुछ यहां पे अगर लोड हो गया तो आपको पता है कि सेंटर पॉइंट लोड को एक्सियल लोड कहते हैं और सेंटर पॉइंट से अगर हट गया तो इसमें क्या इसेंट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो आईएस कोड कहता है कि जो किसी भी कॉलम में मिनिमम इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, किसी भी कॉलम में ई मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो निकाला जाता है यल अनसपोर्टेड डिवाइड बाई 500 प्लस डी बाई 30। या तो ये वैल्यू हो गई या तो 20 mm हो गई। इन दोनों में जिसकी वैल्यू लेस हो, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो जो भी इन दोनों में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी? इसेंट्रिसिटी उसकी मिनिमम है। यानी कि इतना परमिसिबल आपका हो सकता है इसेंट्रिसिटी, इससे ज्यादा अगर रहेगा इसेंट्रिसिटी तब तो मिनिमम से फेल कर जाएगा। दूसरी चीज, ये मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम कितना होना चाहिए किसी भी कॉलम में इसेंट्रिसिटी? तो वो होना चाहिए ई मैक्सिमम 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन क्या? बी इंटू डी। बी डी कॉलम का क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, तो 5% से ज्यादा ना रहे और मिनिमम में कितना रहे, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर आपका इसेंट्रिसिटी है तो कॉलम में कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, आप उसको सेफली डिजाइन कर दो। ठीक है, ये कौन बोला? ये आईएस कोड बोला। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, 2 पॉइंट हमने बता दिया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कहानी रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट की, किसी भी कॉलम में रेनफोर्समेंट 2-3 प्रकार से डाला जाता है। पहला है रेनफोर्समेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मेन रेनफोर्समेंट है। मेन बार से भी बोला जाता है इसको, और एक नाम से बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बार। लॉन्गिट्यूडनल बार इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कॉलम पढ़ रहे हैं तो कॉलम में इस तरह से रेनफोर्समेंट ऐसे छड़े ऐसे सीधी रहती है ना, 4 छड़े, तो उसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, तो ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडनल बार की मैं कहानी बताने जा रहा हूं। यहाँ पे सब कुछ आईएस कोडल डाटा है, वहीं से बता रहा हूं। तो पहली कंडीशन ये है, आईएस कोड कहता है कि मिनिमम परसेंटेज आप स्टील कितना प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी कॉलम में। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 8% ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना? 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखोगे? 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? कॉलम का। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगी? तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 4% होगी। कब? जब भी आप कॉलम को लैप करोगे। लैप करोगे, लैप का मतलब है कि जो भी छड़ प्रयोग करोगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर प्रयोग करोगे, लैप छड़। तो 4% रख सकते हो मैक्सिमम। दूसरी चीज, आप लैप नहीं कर रहे हो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 6%। ध्यान रखना, ये सब आईएस कोडल डाटा, इसको जानना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से और अभी डिजाइन करोगे उसके पर्पज से। फॉर वेल्डेड या कपलिंग कर दे रहे हैं, कपलिंग का मतलब ऐसे नीचे जाके मोड़ दे रहे हैं या वेल्ड कर दे रहे हैं, तो वहां पे 6% प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब आपने एक चीज सीखा कि हम 0.8% से शुरू करके 6% तक ले जा सकते हैं। तो इससे कम नहीं ले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, इसी के हमेशा बीच में ही रहेंगे कॉलम में, जब भी आप कौन सा छड़, लॉन्गिट्यूडनल छड़ प्रयोग करोगे तब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है, मिनिमम डाया ऑफ बार। मिनिमम डाया ऑफ बार, कॉलम में मिनिमम डाया ऑफ बार कितना आप रखोगे? कभी भी 12 mm से कम नहीं रखोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 12 mm से हमेशा ऊपर ही छड़ प्रयोग किया जाएगा। अब 20 ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, इसके ऊपर ही लोगे, 12 से कम कभी भी नहीं आओगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट अपने पास ये है कि मिनिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट।
मिनिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। भाई ये जो 12 mm की छड़ का प्रयोग करेंगे तो स्पेसिंग कितना रखेंगे, तो 300 mm आप रख सकते हो, इससे कम किसी भी हालत में नहीं रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। छठा पॉइंट ये है कि कोई भी कॉलम का आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें कवर कितना लोगे, मिनिमम तो 40 mm कवर रखा जाता है जनरली। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम, तो रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, तो मिनिमम 4 छड़ का प्रयोग हमें करना है। रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कितने छड़, 4 छड़। कौन सी, मेन बार। एंड रेक्टेंगुलर हो गया या स्क्वायर हो गया तब भी 4 ही कोना बनेगा। अगर सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर इस तरह से कॉलम आप डिजाइन कर दिए, तो सर्कुलर कॉलम में नंबर ऑफ जो छड़ होती है 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6। नंबर ऑफ छड़ कितने, 6 प्रयोग करेंगे। ऐसा कोडल प्रावधान है, कोड में ये चीज बताया गया है कि आप इससे कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये कहानी किसकी थी, रेनफोर्समेंट या मेन बार की कहानी थी, या इसे लॉन्गिट्यूडनल बार भी कहते हैं। ये सब कोडल प्रोविजन है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है डिजाइन करते समय। ठीक है, तो ये तीसरी कहानी थी। अब मैं अगली कहानी बताने जा रहा हूं आपको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है, अरे यार किसी भी कॉलम में आप मेन बार तो इस तरह से चलो डिजाइन कर दिए, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ऐसे पहनाया, रिंग पहनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है क्या, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की पहली कहानी है कि डायमीटर कितना रखेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का, तो डायमीटर ऑफ टाई बार। इस ट्रांसवर्स को टाई बार के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। तो जो डायमीटर ऑफ टाई बार ये हमेशा ग्रेटर रखोगे किससे, 1/4 ऑफ एल लार्जेस्ट, नहीं एल डी ज्यादा हो जाएगा, 1/4 ऑफ लार्जेस्ट डाया ऑफ मेन बार। जो मेन बार की छड़ होगी उसमें से आप 1/4 हिस्सा ले लेना, जो भी आएगा। जैसे मान ली मेन बार 20 mm का प्रयोग की तो 20/4 कितना हो जाएगा, 5 mm। अथवा दो कंडीशन है, अथवा 6 mm। पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन है कि 6 mm। इन दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी हो, जैसे ये आ रहा है 5 mm आपका कैलकुलेशन करने पे, अगर मेन बार आपकी 20 mm की है तो इसमें 4 से भाग दोगे 20 में तो कितना आएगा, 5। और 5 और 6 में तुलना कर दो, 6 ज्यादा बड़ा है, तो 6 से भी बड़ा हमको रखना है, 6 से कभी भी छोटा नहीं रखेंगे क्या, ट्रांसवर्स बार। तो आप 6 से छोटा कभी भी नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब 6 से बड़ा 7 ना लेना, 8 ले लेना, 8 से 16 mm के बीच में ही ले लेना। अब 8 क्यों लेते हैं, 7 क्यों नहीं लेते, क्योंकि 7 mm की छड़ मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है यार, तो क्यों ले लोगे। उपलब्ध जो मार्केट में है 3 है, 5 है, फिर इसके बाद 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, इस तरह से उपलब्ध है मार्केट में। ठीक है, रेनफोर्समेंट तो हमेशा जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लिया जाएगा वो 6 mm से लेकर के 16 mm तक ले सकते हो, 6 mm से लेकर के 16 mm ले सकते हो। जनरली 8 mm लोगे तो एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, तो स्पेसिंग कितना रखेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का, स्पेसिंग देख लो। अच्छा, मेन बार की स्पेसिंग तो आपने देख लिया था, 300 mm से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, और ट्रांसवर्स की स्पेसिंग कितना रखा जाएगा, ये सबसे मेरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसवर्स वाले की। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पहला है आपका कि एल डी रख दो। ठीक है, दूसरा है आपका 16x5, 5 क्या है, मेन बार का डाया, ये रख दो। तीसरा है आपका 300 mm ले लो। चौथा भी है आपका, इसमें बता देता हूं, 48 5 ले लो। 48, अब ये 5 टाई बार का डाया है, 48 5 टाई बार का डाया है यहाँ पे, 16 5 ये मेन बार का डाया है, दोनों में डिफरेंस है। इन सभी की वैल्यू निकालना और सभी वैल्यू में चेक करना कि विच इज ग्रेटर कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सॉरी विच इज ग्रेटर बोल दिया, विच इज लेस कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है।
तो जो भी छोटा होगा वही आप स्पेसिंग रख दोगे, विच इज लेस। हमेशा स्पेसिंग छोटी ही रखी जाती, कभी भी ग्रेटर नहीं रखी जाती। जितना कम से कम ये ट्रांस डालोगे उतना ही तो स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो इसी हमेशा लेस। तो विच इज लेस करने का कंडीशन क्या है, या तो एलएलडी ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो आप, ठीक है। अगला पार्ट है अपने पास, पांचवा पार्ट है ये, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो देखो कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो हालांकि इसका फार्मूला स्टैंडर्ड होता है, आयलर बकलिंग के लोड के आधार पर इसका निकाला जाता है। अकॉर्डिंग टू ये टर्म स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयलर्स बकलिंग। किसी भी आयलर्स बकलिंग लोड का एक फार्मूला है, किसी भी कॉलम के लिए हम वहां से क्या निकाल लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं। ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा आपने, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन यल इफेक्टिव। तो यही यल इफेक्टिव हमको निकालना है। आयलर बकलिंग ने जो है कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिए है, जिसके आधार पर हम इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, जो कि IS 456/2000 में सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो हमें चाहिए यल इफेक्टिव, हमें इस फार्मूले से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो मैं 4 स्टैंडर्ड केस बताता हूं जो आपको बार बार यूज करना है क्वेश्चन पे, सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर कैसे निकालेंगे, देखो पहला केस है अपने पास, ध्यान से समझना। 4 केस हमने बताया था, और केस है लेकिन आपको 4 केस ध्यान रखना है। मेन पहला केस है, ध्यान से समझना, इसी तरह से इसी फॉर्मेट में लैंग्वेज में लिखा रहेगा क्वेश्चन में। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, जो भी कॉलम की पोजीशन उसको क्या किया गया है, हेल्ड किया गया है, हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेंड अगेन रोटेशन इन बोथ साइड। इस पूरी लैंग्वेज का मतलब होता है बोथ इंड आर फिक्स्ड। हमारे दोनों इंड कैसे हैं, फिक्स हैं। जैसे एक ये कॉलम है जिसके दोनों इंड क्या है, फिक्स हैं, हमको इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालना है। तो इफेक्टिव लेंथ कुछ इस तरह से निकलती है, ये वाली लेंथ होगी यहां से यहां तक, वही इफेक्टिव लेंथ है आपकी कहलाती है, ठीक है। ये वाली क्या कहलाएगी, इफेक्टिव लेंथ। कब, जब बोथ इंड आर फिक्स हो। तो वहां पे यल इफेक्टिव कैसे निकलता है, 0.65 यल से निकलता है। आपको टोटल लेंथ दिया रहेगा, आप 0.65 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी को सोम में आपने पढ़ा होगा 1/2 यल। तो इसको यूज नहीं करना, हम कॉलम की डिजाइन कर रहे हैं आरसीसी के लिए, तो इसका प्रयोग करना IS 456/2000 में, इसके आधार पर इसका यूज करना है हमें, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन देखो, क्वेश्चन में या तो ये पूरी लैंग्वेज लिखा रहेगा या तो ये लिखा रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। दूसरी कंडीशन है हेल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन बोथ इंड एंड रीस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन वन इंड। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि वन इंड को हम फिक्स कर रहे हैं, अदर को हिंज कर रहे हैं। क्या कह रहा है, वन इंड फिक्स कर रहे हैं और अदर इंड को क्या कर रहे हैं, हिंज कर रहे हैं। तो देखो कॉलम कैसे बनेगा, कह रहा है एक इंड को हम फिक्स कर दिए, दूसरे इंड को हम हिंज लगा करके इस तरह से अरेंजमेंट किए। तो इसकी जो हिंज वाला पोर्शन होता है वहीं से कॉलम झुकने लगता है, जो फिक्स होता है उसके पहले ही रुक जाता है कॉलम। तो इसका मतलब इसकी यल इफेक्टिव निकलती है 0.80 यल से, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप क्या पढ़ते हो कि 1/√2 यल, इस तरह से पढ़ते हो। तो इनसे सारी वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब 10 से 15% इनकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया है इफेक्टिव लेंथ को। किस पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से, बाकी कुछ नहीं, सेफ्टी पर्पज से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, ध्यान से समझो इसको। तीसरा पॉइंट है अपने पास हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्टेंड
अगेन रोटेशन, मतलब बोथ एंड आर हिंज की बात कर रहा है ये, बोथ एंड आर हिंज की बात कर रहा है। तो जब बोथ एंड आर हिंज होता है, इस तरह का केस बोथ एंड आर हिंज होता है, तो वहां पे कंडीशन क्या निकलती है, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ जो निकालेंगे वो टोटल लेंथ के बराबर ही रही जाती है, टोटल लेंथ के बराबर ही रखा जाएगा, यानी कि एल इफेक्टिव बराबर एल के बराबर हो जाएगा, ये वाला केस बोथ एंड आर हिंज, यानी कि हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन को तो हेल्ड किया गया है लेकिन नॉट रिस्टेंड अगेन रोटेशन, वो रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन फिक्स करने का बाध्य नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, वन इंड फिक्स अदर इंड आर फ्री, वन इंड को हम फिक्स कर दिए और अदर को क्या कर दिए, फ्री कर दिए, तो एक कैंटिलीवर की तरह बन जाएगा। तो एक कैंटिलीवर की तरह जैसे इस तरह से बन जाएगा, ये एक तरफ फिक्स कर दिए एक तरफ फ्री कर दिए, तो रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, इसकी यल इफेक्टिव लेंथ जस्ट डबल होकर निकलती है, यानी कि 2L से निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इसको। उम्मीद करता हूँ कि ये इफेक्टिव लेंथ वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना अभी से। क्या है क्वेश्चन, टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ, हमें अब पढ़ना है कॉलम के एजम्पशन, एजम्पशंस ऑफ एल लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन। ठीक है, ये पढ़ना, ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, ध्यान से समझ लेना इसको। एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन। अब हम कंप्रेशन के लिए पढ़ेंगे, पिछला जो एजम्पशंस पढ़े थे वो बेंडिंग वेंडिंग के लिए पढ़े थे, तो यहाँ पे हम कंप्रेशन के स्पेशली क्या पढ़ेंगे, एजम्पशंस। तो पहला एजम्पशंस ये है वही पुराना कि प्लेन सेक्शन remain plane after bending and before bending। पहला एजम्पशन समझ में आ गया, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग एंड बिफोर बेंडिंग। ठीक है, ये एजम्पशंस मैं पीछे ही बता चुका हूँ। दूसरा एजम्पशंस ये है अपने पास, ध्यान से समझो, यहीं से फार्मूला डेवलप होगा। द मैक्सिमम compressive stress is equal to 0.446 FCK, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, आपको कितना रखा है, 0.446 FCK रखना है। स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है, यही कंप्रेशन में। तीसरा पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, यानी कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को आपको इग्नोर कर देना है, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट ध्यान रखना, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.002। हमने क्या लिखा, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.002 फॉर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर, यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू इतना ही कंसीडर करना है। पहले आप कितना कंसीडर करते थे, 0.0035 लिया करते थे, लेकिन अब ये नहीं लेना है, अब कितना लेना है, 0.002। क्यों ऐसा, क्योंकि एक्सियल कंप्रेशन है, यहाँ तक लेते थे तो बेंडिंग आ जाता था, लेकिन हमें केवल एक्सियल लेना है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पीछे मैं चीज़ बताया था। पांचवा एजम्पशन से अपने पास, ऑल मेंबर इन कंप्रेशन, ऑल मेंबर किस में रहेंगे, कंप्रेशन रहेंगे, शैल बी डिजाइन फॉर
द मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मतलब जो भी आप कंप्रेसर मेंबर डिजाइन करोगे उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, तभी आप कहोगे कि वो क्या है, एक्सियल कंप्रेशन है अपने पास। अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसमें बेंडिंग भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, छठवां पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको, कॉलम डिजाइन इन प्योर एक्सियल एंड मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू डिजाइन, मतलब कॉलम जब भी आप डिजाइन करोगे या तो प्योर एक्सियल रहे, तथा अगर एक्सियल ना कर पाओ तो उसमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, जैसे कोई एक कॉलम है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पर लोड आ रहा है P, तो इसेंट्रिसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो परमिसिबल वैल्यू है उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए। ये कॉलम का B है, ये कॉलम का अगर D है, तो इसेंट्रिसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 5% होती है ऑफ BD का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 5% से ज़्यादा ना हो। मिनिमम का क्राइटेरिया मैंने पीछे बता चुका है, ठीक है, कि इतना रखना चाहिए। तो ये था आपके पास एजम्पशंस का डाटा, इस एजम्पशंस को आपको ध्यान में रखना ही है। अगर 5 नंबर या 2 नंबर में आ जाए कि कॉलम के एजम्पशंस को सेटिस्फाई करो, लिखो कोलैप्स कंप्रेशन में, तो ये बात आपको लिखना है, 5-6 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड शार्ट कॉलम का डिजाइन स्टेप पढ़ेंगे, किस तरह से हमको कॉलम का डिजाइन करना है। इसके बाद क्वेश्चन लगाया जाएगा, मेन है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कॉलम, ये चीज़ में अगले वीडियो में संभवतः क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।